राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे पर जताया दुख। पीएम ने किया उड़ीसा में ट्रेन हादसे की घटना से व्यथित हूं मैं। उड़ीसा ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 233, 900 से ज्यादा घायल। सीएम नवीन पटनायक ने की एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा। ओडिशा रेल हादसे के बाद मौके पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद, घायलों को 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। ओडिशा में साल का सबसे बड़ा हादसा, 233 की मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हादसे पर जताया दुख, कहा शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। यूपी के बांदा में अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढे की भेंट चढ़ी 4 बहनें। केन नदी पार करते समय डूबी 4 चचेरी बहनों में से 2 की जान गई। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का यूपी दौरा, बस्ती पहुंचे धन सिंह रावत ने गिनाए मोदी के काम, कहा गंगा साफ करने वाले मोदी हैं दूसरे भगीरथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। अहम खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, जहां पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई, मौजूदा हालात की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद भीषण हादसा हुआ उड़ीसा में, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 200 से ज्यादा पहुंच गया है मृतकों का आंकड़ा और अब बताया जा रहा है कि पूरी जानकारी लेंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी बैठक बुलाई गई है कि आखिर क्या वजह रही, कहां चूक हुई, जो ये वक्त काल चक्र के रूप में सामने आया और सैकड़ों लोगों की जिंदगी निकल गया। बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से, पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दिल्ली से ये खबर है और अब इस पूरे हादसे की जानकारी लेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही उन्होंने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है, परिजनों के प्रति संवेदनाएं दिखाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और कहा कि मौजूदा हालातों की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हो गया। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, बेहद भीषण और दुखद यह हादसा पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया। 233 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री बताया जा रहा है पूरे हादसे की जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो देश में सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है। इसमें लगभग उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेन आपस में टकराई है, जिसके बाद लगभग 200 से ज्यादा आंकड़ा जो है मौत का सामने आ चुका है और अभी 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में है। उनकी और मौत के अलावा मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुर्घटना पे खेद व्यक्त किया है और उसके साथ साथ उन्होंने भी उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया है और उसमें इस बात को लेकर पुष्टि कर दी है कि जितनी भी मौतें हुई है और जो भी हादसा हुआ है उसका कारण और वजह उनको सामने चाहिए। सीधा मैं आपको बोलूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी रेल हादसे की वजह है उसको साफ साफ सामने लाया जाए और पता सीधा डिटेल मांगिए कि हादसे का कारण क्या है, क्यों है और किसकी गलती है। वो साफ साफ उनको नाम और दिशा निर्देश सामने चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बात कर इस हादसे के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में जानकारी ली है। जी बिल्कुल, देखिए बेहद भीषण हादसा है, लेकिन प्रवेश कुछ गलतियां हुई जिसके चलते सैकड़ों लोग काल की गाल में समा गए। अब जब बैठकें प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, पूरे हादसे की जानकारी लेंगे, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि न जाने कितने परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई इस हादसे में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं तो उससे साफ साफ एक बात तो नजर आ रही है कि दोषियों को सख्त कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कारणों का पता लगाकर इस बैठक में बैठे। अधिकारियों को आदेश है कि कारण पहले प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये रेल हादसा होने की वजह क्या है। इसी वजह से जो है अधिकारियों की
जारी सकते में है। और मैं आपको बता दूं आनन फानन में ये मीटिंग बुलाई गई है और उसके बाद जो भी एक्शन है आपको जल्दी दिखाई दे जाएगा। जी बिल्कुल, यानी जल्द ही एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस हाई लेवल मीटिंग में अब पूरे हादसे की जानकारी लेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे मामले में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अहम बैठक बुलाई है और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर अहम बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई है ताकि पूरे हादसे की जानकारी ली जा सके कि आखिर किसकी गलती थी और कैसे हुआ ये बेहद भीषण हादसा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में हादसे की पूरी जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकि हादसे की वजह को जाना जा सके और दोषियों पर सख्त एक्शन भी लिया जा सके। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक ताकि उड़ीसा हादसे में दोषियों की पहचान हो सके और उन्हें सजा दिलाई जा सके। आपको बता दें कि बेहद दुखद हादसा, साल का ये सबसे बड़ा हादसा जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी निगल ली और कितने परिवारों को तबाह कर दिया है। हजारों लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं चीख पुकार घटनास्थल पर मची हुई है। तस्वीरें देश को झकझोर कर रही हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं जहां 3 बच्चों को कुएं में फेंककर मां ने घर में आग लगा ली। मिर्जापुर से यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। 8 साल के बेटे और 1 साल के बच्चों को, एक बेटे और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। मां ने पहले बच्चों को कुएं में फेंका और उसके बाद घर में आग लगा ली। मौके पर पुलिस पहुंची है और तीनों बच्चों के शवों को फिलहाल निकाल लिया गया है। एक बेटे और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं मिर्जापुर से जहां पर तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची थी। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, तीनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है और मौके पर पुलिस पहुंची थी। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहाँ पर संतनगर थाना क्षेत्र के पजरा गाँव का ये पूरा मामला है। तो संतनगर थाना क्षेत्र के पजरा गांव का है ये पूरा मामला। जहां 8 साल के बेटे और 2 बेटियों को एक मां ने कुएं में फेंक दिया। तीनों बच्चों की मौत हो गई है। तीनों के शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ आशुतोष त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आखिर क्या वजह थी कि एक मां ने अपने ही बच्चों को कुएं में फेंक दिया, तीनों की जान चली गई? कहा यह भी जा रहा है कि घर में आग भी लगा ली उस मां ने। क्या अब तक वजह सामने आई है? जी, हम आपको बता दें कि संतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पजरा गांव में आज जो है करीब 8-9-10 बजे का मामला है कि मतलब एक मां ने अपने तीनों बच्चों में, एक बेटे हैं 8 वर्षीय और जिसका नाम आकाश है, 2 वर्षीय कृति और 1 वर्षीय अनु, एक बेटे और 2 बेटियों को उन्होंने कुएं में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने घर में आग लगा दी। तो आसपास के पड़ोसियों से पता चलता है कि वहाँ पे अमरनाथ कोल का परिवार रहता था। अमरनाथ कोल बाहर रखते, उनको अपने वहाँ पे उसकी पत्नी और 3 बेटे रहते थे। अचानक कोई आपसी विवाद है तो कोई कारण वजह बताया जा रहा है कि अभी तक जो है उनके परिवार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। आसपास के लोगों को जरा बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बेहद परेशान कर देने वाली घटना है। आशुतोष, ये भी जानना चाहेंगे कि इस घटना के बाद से आस पड़ोस के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, आस पड़ोस के जो दिन दहाड़ने वाली घटना सामने आई है और आस पड़ोस के लोग भी जो है इस घटना को देख के कांप चुके हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या कारण हुआ, क्यों हुआ। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुके हैं। पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह भी मौके पहुंच चुके हैं। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी किया है और कारणों का पता लगाया जा रहा है। कुछ दिन में यहाँ पे एसपी और अन्य बड़े अधिकारी भी आएंगे। ऐसी घटना क्यों हुई, क्या कारण था, क्या नहीं कारण था, इस वजह से और आसपास के लोगों को भी जो है घटना को लेकर जो है एक वो बन गया है, कौतूहल बन गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए बेहद दुखद खबर सामने आई है जहां पर एक मां ने ही अपने बच्चों को कुएं में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस की ओर से किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है पूरे मामले में?
जी पुलिस अभी पूरे मामले में जो है जांच पड़ताल की है। हालांकि अभी पुलिस कुएं से तीनों बच्चों का शव बाहर निकाली है, जिसमें तीनों बच्चों का शव, एक एक बेटे और दो बेटियों, तीनों बच्चों का शव जो है बरामद कर लिया गया है। अभी कुछ देर पहले ये तीनों बच्चों का शव बरामद कर दिया गया है और उसके बाद जो है उस कारणों का पता लगाने की कोशिश करी कि ऐसा क्या कारण था कि किस वजह से जो है ऐसी घटना हुई, और इन सब की छान पड़ताल की जा रही है। मौके पर सभी आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष अधिक जानकारी के लिए। तो तीनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है, मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और कुएं से निकाला गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 बच्चों को कुएं में फेंककर मां ने घर में आग लगा दी है। तो 3 बच्चों को कुएं में फेंककर मां ने घर में आग लगाई, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक बेटे और 2 बेटियों को कुएं में फेंका, तीनों बच्चों के शव बरामद हुए हैं, मौके पर पुलिस पहुंची है। और यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 3 बच्चों को कुएं में फेंककर मां ने घर में आग लगा दी। और एक बेटे और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हुई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौके पर ही मौत हो गई, 3 बच्चों के शव बरामद हुए हैं, मौके पर पहुंची पुलिस। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर पहलवानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। इंडियन यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर समर्थन में उतरे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, आम जानकारी सामने आ रही है। और पहलवानों के समर्थन में अब प्रदर्शन करने की बात कही गई है। तो पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन होगा। फिलहाल इस वक्त की यह आम खबर, पहलवानों को लगातार समर्थन मिल रहा है और समर्थन की संख्या बढ़ती जा रही है। पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन की बात, और लगातार पहलवानों को समर्थन मिलता जा रहा है। इसके पहले हमने देखा कि उनका धरना भी लगातार जारी है। एक तरफ किसानों और खाप पंचायतों का समर्थन पहलवानों को मिला, तो वहीं दूसरी ओर अब पहलवानों के समर्थन में अन्य लोग भी आ रहे हैं और लगातार उनके समर्थन की संख्या बढ़ती जा रही है। पहलवानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। तो पहलवानों को लगातार मिल रहा है समर्थन। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। और मानव कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, इंडियन यूथ कांग्रेस अब प्रदर्शन करेगी लगातार पहलवानों के समर्थन में। एक तरफ देश के अलग अलग खिलाड़ी आ रहे हैं, दूसरी तरफ खाप पंचायत और किसानों का समर्थन पहले से है, लेकिन अब इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहलवानों का समर्थन करेंगे, यानी राजनीतिक समर्थन जो पहले से था वो अब और मजबूत होगा। मानव, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मानव, इंडियन यूथ कांग्रेस का समर्थन पहलवानों को मिलने वाला है, क्या जानकारी है और आपके पास? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो पहलवान थे वो पिछले 1 महीने से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस दिन नए तो मानव से संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और यह अहम जानकारी इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और लगातार समर्थन मिल रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह आम खबर, जहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, पहलवानों के समर्थन में नजर आ रहे हैं ये। और पहलवानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। तो लगातार पहलवानों को मिल रहा समर्थन।
तो यह अहम जानकारी जहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और लगातार अब समर्थन मिलता जा रहा है। और मानव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके। मानव, पहलवानों के समर्थन में अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे, यानी राजनीतिक समर्थन की भी संख्या बढ़ती जा रही है पहलवानों के साथ। क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार आप? मानव, पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेंगे और इससे संख्या लगातार बढ़ेगी। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक महीने पहले भी 1 महीने के पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन लोगों को डिटेन करके वहां से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस की माने तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो नई सीटों का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उन्होंने वहां पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी, जबरदस्ती महिला पंचायत करने की कोशिश करी, इसलिए उनको डिटेन करके वहां से हटा दिया गया था। लेकिन अब कई पार्टियों को समर्थन देखने को मिल रहा है पहलवानों को। उसी तरीके से आज कांग्रेस पार्टी YIC के सामने जो कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर प्रदर्शन करेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यानी प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन मानव, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, पहलवानों को लगातार किसानों, खाप पंचायतों का समर्थन था, अभी जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, टीम्स रही हैं, उनका भी समर्थन मिल रहा है, और ऐसे में अब जब राजनीतिक समर्थन भी बढ़ रहा है, क्या लगता है पहलवानों की मांगों को क्या सुना जा सकता है? हालांकि सरकार पिछले लंबे वक्त से कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब जब समर्थन लगातार बढ़ रहा है तो क्या इनकी बातों को सुना जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी इसके अंदर कोई भी मतलब जवाब नहीं दे पा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहलवानों ने काफी बार कहा है कि जो महिला सांसद है, महिला जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, हमारे समर्थन में, लेकिन कोई भी समर्थन बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों बीजेपी इनके पक्ष में क्यों नहीं खड़ी हो रही है? क्या वो बृजभूषण को बचाना चाह रही है, या फिर उसकी जो जिस तरीके से वो यहाँ पर गलतियां करते नजर आ रहे हैं उसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर यानी पहलवानों के समर्थन की संख्या जो है वो बढ़ रही है। क्या लगता है आंदोलन आगे भी चल सकता है? क्योंकि चाहे किसान हो या फिर राजनीतिक दल, वो यही कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस तरह के आंदोलन जारी रहेंगे। राकेश टिकैत ने भी कहा था, और अलग अलग महापंचायतें भी किसानों की ओर से हो रही हैं। लेकिन अब जब इंडियन कांग्रेस भी समर्थन में आ रही है, ऐसे में आंदोलन की ओर बढ़ने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि अभी एक दिन परसों साक्षी मलिक का वीडियो वायरल हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो लोग जहां पर बैठे हैं, धरने पर और पर बैठे रहे, आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 5 तारीख के बाद जितनी भी खाम पंचायतें हैं वो इसका निर्णय लेगी, और उसके बाद बताएगी कि 5 तारीख के बाद आखिर क्या वो एक बड़ा आंदोलन करेगी या फिर कुछ और दिल्ली के अंदर कुछ करेंगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यानी समर्थन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इनकी मांगों को कब सुना जाएगा। लेकिन क्या लगता है मानव, पहलवानों को मिल रहे इस समर्थन से कहीं ना कहीं उन्हें मजबूती मिल रही है, और इसीलिए ये धरना पिछले काफी लंबे वक्त से लगातार चल रहा है। पहलवान अड़े होकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 1 महीने तक पहलवान धरने पर बैठे रहे, उसके बाद जब महिला पंचायत की जब बात उठी नए संसद भवन के बाहर, तो उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन करके वहां से हटा दिया। लेकिन उसके बाद भी अब तक भी वो पीछे हटने का नाम नहीं दे रहे हैं। उनकी नई रोज एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो लोग जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर बैठे रहे, अभी प्रदर्शन कोई खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से वहां से हमें डिटेन करके हटाया गया, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हम इंडिया के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वहां पर उनको परमिशन नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस का कहना है दिल्ली के अंदर कोई भी परमिशन उनको नहीं दी गई है अभी तक प्रदर्शन करने की। जो अलग राज्य है, दूसरे राज्य है, वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और राकेश टिकैत की अगर बात करें, राकेश टिकैत ने कहा कि अगर 5 तारीख तक कोई भी दाखिल नहीं आता है तो दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मानव आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहलवानों को लगातार समर्थन मिल रहा है, और अब इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहलवानों के समर्थन में नजर आएंगे। तो यह जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अब पहलवानों के समर्थन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और आपको बता दें कि अब इंडियन यूथ कांग्रेस का समर्थन भी पहलवानों के साथ होगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर उड़ीसा से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, अहम जानकारी जहां पर उड़ीसा से खबर है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पीएम मोदी आज उड़ीसा पहुंच सकते हैं। उड़ीसा में बेहद भीषण हादसे में हजारों लोगों को घायल हो गए और कई लोगों की जान चली गई। 1000 लोग एक तरफ घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगभग
233 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है और घटनास्थल का खुद जायजा ले सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज बालासोर में हादसे वाली जगह पर पीएम मोदी जा सकते हैं। अस्पतालों में घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि हम सब ने देखा बेहद परेशान कर देने वाली, एक आम इंसान को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 233 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। हजारों लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अपने देश के आम लोगों का हाल जानने के लिए आज उड़ीसा के दौरे पर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके परिजनों से मिल सकते हैं, मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा ले सकते हैं और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनसे भी मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर जा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है लखनऊ से, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। युवा वोट बैंक को साधने के लिए अपनाई नई रणनीति। आपातकाल की 25 जून को बीजेपी मनाएगी काला दिवस और आपातकाल की 48वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाएगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर युवा वोट बैंक को साधने के लिए अपनाई नई रणनीति। तो युवा वोट बैंक को साधने के लिए नई रणनीति अपनाए जाने की बात सामने आ रही है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आपातकाल की 48वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। आपातकाल की 25 जून को बीजेपी काला दिवस मनाएगी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और आपातकाल की 48वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके। सतीश, बीजेपी युवाओं को बताएगी आपातकाल की कहानी और कहा यह जा रहा है कि आपातकाल को काला दिवस के रूप में भी मनाएगी। क्या जानकारी है और आपके पास? तो देखिए, आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार में जब केंद्र सरकार थी, खासकर कांग्रेस की, तो आपातकाल लगाया गया था वो डेट 25 जून का। उसको लेकर आप बीजेपी कहीं न कहीं चुनावी मुद्दे के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाने का एक तरह से पहल करने जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि युवाओं को जोड़ा जाएगा और जो एक तरह से जमीनी स्तर को पार्टी को मजबूत करने की पहल के जरिए काला दिवस के रूप में कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ का जो एजेंडा है, कांग्रेस सरकार में जिस तरह की चीजें हुई है उसके खिलाफ इस तरह की चीजों को किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास भी अच्छे खासे वोटर्स हैं और ऐसे में वोट साधने को लेकर बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है, जिसमें काला दिवस के रूप में मनाने की जो पहल करने जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आप देखिए कि जब भी इंदिरा गांधी की शासन थी, जब काला आपातकाल लगाया गया उस समय कितनी जनहानि हुई थी। उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार हुई थी तो ये कहीं न कहीं जनहानि को एक तरह से आम जनता तक पहुंचाने की उस पीरियड में किस तरह की दिक्कतों का सामना हुआ था, आम लोगों के लिए कितनी परेशानियां हुई थी, ये सारी बात कहीं न कहीं बीजेपी आम लोगों को बताएगी और उसके जरिए से कहीं न कहीं वोट साधने का जो प्रयास है वो करेगी। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे को चलन में लाया जाएगा जिससे कहीं न कहीं एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रभावित हो, एक तरह से राजनीतिक प्रभाव हो। ऐसे में ये सारी पहल जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है चुनावी स्टैंड के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो युवाओं को जोड़ने की बात की जाए जो घर घर जाने के लिए, तो कहीं न कहीं युवाओं को भी इस मुहिम से जोड़ने की भी पहल की जा रही है और खासकर ग्रामीण स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे या फिर
नगरीय स्तर पे जो युवा हैं इस पार्टी के साथ कैसे जोड़े, उनके लीडर्स हैं वो कैसे युवाओं के साथ जोड़कर आगे चुनाव की रणनीति बनाए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी की तरफ से पहल की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सतीश, भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत पहले से शुरू करती हैं। वो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन सतीश, अहम ये भी है कि ये कदम बीजेपी का आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में उनकी ओर से क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो होगा इससे, क्योंकि अगर आप पिछले चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं जब जनता के सामने अगर इस बात को रखा जाता है तमाम तरह की चीजों को लेकर, तो कहीं ना कहीं जनता पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है और राजनीति में बड़े असर से इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगर इंदिरा गांधी सरकार में जब केंद्र में सरकार थी तो जाहिर सी बात कहेगी कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर सत्ता में आती है तो इस तरह की चीजें फिर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस तरह की जो जनता को प्रताड़ित करने की बात हो, या फिर जो आपातकाल के समय में जो दुर्घटनाएं हुई थी, जो लोगों को एक तरह से बैन कर दिया गया था कहीं आने जाने को लेकर, तो इस तरह की घटनाएं होगी। यानी कि कहीं न कहीं इसको चुनावी एजेंडा के तौर पे बीजेपी देख रही है और कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान, हालांकि उसको ऐसा अनुमान है कि इस तरह की जब मुहिम चलेंगी तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अपने असर पे मजबूती दिखाने की बात कर रही है। तमाम ऐसी घटनाओं को भी जिक्र कर रही है कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी शासनकाल में हुआ है। तो कुल मिला जुलाकर एक तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की जो सिलसिला है वो इस चुनाव में देखने को मिलता है। यही वजह है कि बीजेपी खासकर इस तरह की एजेंडे को चुनावी मुद्दे में एक तरह से पहल करने जा रही है और जन जन तक पहुंचाने की बात करेगी, ताकि जो चुनावी रणनीति है उस पर इम्पैक्ट पड़े और आने वाले चुनाव में बड़े स्तर पर बीजेपी को जीत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका सतीश, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर जहां पर प्रदेश भर में युवाओं को आपातकाल की कहानी बताएगी भारतीय जनता पार्टी और 48वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाए जाने की तैयारी में है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है और 25 जून को बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाएगी। 48वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करें, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और हादसे को लेकर दुख जताया है। तो हादसा मन को शोकाकुल कर देने वाला है। जेपी नड्डा ने दुख जताया, मैं इस हृदय विदारक घटना से शर्माहत हूं। वाकई जिस तरीके से यह हादसा हुआ, चीख पुकार मची, विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई और इसको लेकर जेपी नड्डा ने ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त किया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए दुख जताया है इस रेल हादसे को लेकर। अत्यंत दुखद जो ये रेल हादसा हुआ, मन को शोकाकुल कर देने वाला। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि इस रेल हादसे में जिनकी जान गई उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख आर्थिक मदद देने का ऐलान। तो घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा और जिनकी जान गई है उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख देगा रेलवे। गंभीर और घायलों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा रेलवे प्रशासन की तरफ से। मामूली घायल लोगों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ।
लगातार इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना का संज्ञान ले रहे हैं, हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और कारणों को जानने की कोशिश भी की जा रही है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी रेलवे प्रशासन की तरफ से। जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई उन्हें रेलवे प्रशासन की तरफ से 10-10 लाख रुपए और जो घायल हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद रेलवे प्रशासन की तरफ से की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर वाराणसी दौरे को लेकर, सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है। बड़ी खबर तो 4 बजे करीब पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। G20 विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक होगी और ये बैठक बेहद अहम, विकास कार्यों को लेकर मुख्य सचिव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद काशी विश्वनाथ धाम भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो खेलो इंडिया समापन समारोह में भी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। करीब 7:30 बजे BHU परिसर में समापन समारोह का आयोजन भी किया गया है। खिलाड़ियों से संवाद करेंगे, सीधा संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ का। और ये वाराणसी दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। समीक्षा बैठक होगी विकास कार्यों को लेकर। करीब 4 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। G20 और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक के बाद काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो खेलो इंडिया समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे, सीधा संवाद करेंगे खिलाड़ियों से। मुलाकात करीब 7:30 बजे BHU परिसर में समापन समारोह का भी आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। और इस बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद रहेंगे, समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद काशी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो खेलो इंडिया समापन समारोह में भी शामिल होंगे, खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। और करीब 7:30 बजे BHU परिसर में समापन समारोह है और इस बीच वहां पहुंचेंगे, खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। तो विकास कार्यों को लेकर ये फिलहाल बैठक बेहद अहम है, विकास कार्यों की समीक्षा के लिहाज से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की डे, ये कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? जी बिल्कुल, आज आपको बता दें वाराणसी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरा है और उनके साथ अनुराग ठाकुर भी आज बनारस दौरे पर रहेंगे। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो समापन समारोह आज होना है BHU के जिमखाना स्टेडियम में, तो उसी दौरान आज इस कार्यक्रम में पुरस्कृत करने के लिए मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं बनारस और उनके साथ खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो शाम को 4 बजे उनके आने का जो है संभावना है मुख्यमंत्री का। तो इसको लेकर वाराणसी में पूरी तैयारियां कर ली गई है। BHU ग्राउंड में प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे लगी हुई है और यहाँ पे 5,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल विक्की डे, अनुराग ठाकुर के अलावा और भी कोई मंत्री या नेता इस दौरे में शामिल हो सकता है योगी आदित्यनाथ के साथ? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर और कई ऐसे मंत्री हैं जो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कई मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। खेलो इंडिया जो पुरस्कृत कुश्ती का जो ये कंपटीशन था उसको लेकर, तो आज वाराणसी में समापन है और रंगारंग एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें BHU के जिमखाना स्टेडियम में।
तो इसमें 5,000 लोगों की संख्या में भीड़ जुटेगी। इसको लेके जो है शाम को देखने लायक इसका नजारा होगा। तो शाम को मुख्यमंत्री का दौरा है, वो 4 बजे उनका बीएचयू हेलीपैड पे उतरेंगे, उसके बाद वो सीधे बीएचयू ग्राउंड पे पहुंचेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस दौरे के बाद समीक्षा बैठक, G20 विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद खिलाड़ियों से सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि समापन समारोह का आयोजन भी किया गया है और यहां पर पहुंचकर बैठक के बाद काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से मिल रही है। लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। एक और मामला सामने आया, तो आबिद ने अंकित बनकर ब्यूटिशियन से किया निकाह। लव जिहाद से जुड़ा हुआ एक और मामला, युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पिता से हलाला कराने का भी आरोप। युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया है। लव जिहाद से जुड़ा हुआ एक और मामला बरेली से सामने आ रहा है। हालांकि ब्यूटिशियन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरेली के थाना सुभाष नगर का ये मामला बताया जा रहा है। तो लव जिहाद का एक और मामला सामने आया बरेली से। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आबिद ने अंकित बनकर ब्यूटिशियन से निकाह किया, शादी रचाई। तो युवती ने अब आरोप लगाया है जबरन धर्म परिवर्तन का, और युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। तो पिता से हलाला कराने का भी आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात, क्योंकि लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला एक और बरेली से सामने आ रहा है। आबिद ने अंकित बनकर ब्यूटिशियन से शादी रचाई, निकाह किया। युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया है, और इसी आधार पर अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो लगातार लव जिहाद से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। एक और मामला बरेली से सामने आ रहा है, जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया युवती ने, और युवती की तहरीर के आधार पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुभाष नगर में इस प्रकार की तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई है उसका संज्ञान लेते हुए थाना सुभाष नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, और जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल कराई जाएगी। क्या आरोप लगाया था महिला ने तहरीर में? तहरीर में जो जिन धाराओं में तहरीर लिखी गई है 498A, 376(2)N और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन की जो धारा हैं उनमें उनकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। ब्यूटिशियन की तहरीर के आधार पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और प्रशासनिक अमले का कहना है कि अब जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो आबिद ने अंकित बनकर इस ब्यूटिशियन से शादी रचाई, निकाह किया। एक और मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ। जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, हालांकि अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। क्या जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है? दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ब्यूटिशियन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। बरेली के थाना सुभाष नगर का ये मामला बताया जा रहा है और इसी खबर पर हमारे जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी है इस संबंध में? तो तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। हालांकि बेहद गंभीर आरोप, आबिद ने अंकित बनकर शादी रचाई और अब जांच पड़ताल शुरू होगी। जो भी तथ्य और बिंदु निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध प्लॉटिंग का पर बुलडोजर एक बार फिर से गरजता नजर आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने ये कार्रवाई की है। तो गाटा संख्या 182 की जमीन को खाली कराया गया। अवैध भवन स्वामियों को एक नोटिस भी दिया जाएगा। तो फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलेगा। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर की दहाड़। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने ये कार्रवाई की है। भूस्वामियों को नोटिस भी थमाया जाएगा। गाटा संख्या 182 की जमीन को खाली कराया गया है। अवैध भवन स्वामियों को नोटिस भी थमाया जाएगा। तो आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि अवैध जो प्लॉटिंग थी, बाउंड्री वॉल को गिराने का काम किया जा रहा है जेसीबी मशीन के द्वारा। और इसके बाद भूस्वामियों को नोटिस थमाया जाएगा। तो सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने ये कार्रवाई की है। एक बार फिर से अवैध प्लॉटिंग में बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, जेसीबी के द्वारा ये बाउंड्री वॉल को गिराया जा रहा है। दरअसल ये अवैध प्लॉटिंग है जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। ये फतेहगढ़ में जो वनखड़िया जगह है, यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने आदेश किया था नियत प्राधिकारी कार्यालय न्यायालय से कि यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग है और अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया जाए। क्योंकि शासन की भी मंशा यही है कि कहीं पे भी स्लम एरिया विकसित ना हो और अवैध कॉलोनियाँ विकसित ना हो। तो उसी मंशा के अनुरूप ये कार्य किया गया। फिर इनके द्वारा अपील की गई, वो अपील भी इनकी 19 मई को खारिज हो गई है। और क्योंकि अपील में नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड का आदेश अंतिम होता है तो उसके बाद यहाँ कार्रवाई की। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कानपुर दौरा और दौरे का दूसरा दिन है। तो दौरे के दूसरे दिन सुबह ही पहुंचे रनिया औद्योगिक क्षेत्र।
एडविल मयूर ग्रुप में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो कानपुर देहात को सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने का लक्ष्य और जिले में बड़ी संख्या में औद्योगिकीकरण हुआ है, इस बात की समीक्षा और जायजा। ये दूसरा दिन है डिप्टी सीएम के दौरे का। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और बैठक पर चर्चा भी करेंगे। तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही हैं, जल्द ही परिवर्तन होगा। क्या कुछ परिवर्तन होंगे इस दौरे के बाद, इस समीक्षा के बाद, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि लगातार बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, लेकिन समीक्षा के बाद भी स्थितियां जस की तस नजर आती हैं। एडविल मयूर ग्रुप में पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आज दूसरा दिन है इस दौरे का। कानपुर देहात से बड़ी खबर, सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने की कवायद। जिले में बड़ी संख्या में औद्योगिकीकरण हुआ है, इस बात का जिक्र डिप्टी सीएम की तरफ से। समस्याओं को लेकर बैठक में चिंतन और मंथन किया जाएगा और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक होगी। स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही हैं, जल्द ही परिवर्तन होगा। तो फिलहाल ये दौरा औद्योगिकीकरण और विकास के लिहाज से एक समीक्षा के तौर पर बेहद अहम। एडविल मयूर ग्रुप में भी पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम। सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने की कवायद, जिले में बड़ी संख्या में औद्योगिकीकरण हुआ है। और जो समस्याएं आ रही हैं इस दौरे के दौरान, बैठक और बैठक में बातचीत, चिंतन मंथन। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।